सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ में हमारी शुभकामनाएं यही होगी कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना होता, काफ़ी सतर्कता बरतनी होती है। और अगला सवाल लेते हैं, अजमेर से अनिल खटवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है उसके लिए हम लोग अभी रिटर्न भरने वाले हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 26 एएस में तो अभी तक शो नहीं कर रहा है। तो इज देयर एनी वे आउट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? अच्छा अनिल जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 26 एएस पहले आपको बता दें, मैं 26 एएस का मैंने नाम रखा हुआ है आमना सामना। लक्ष्मण, मैं आमना सामना बोलता हूं क्योंकि आपका अपने टीडीएस से आमना सामना हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अनिल जी टीडीएस तो नहीं कटता है, पर अभी जो नए प्रावधान आए हैं इस वर्ष से, जिसमें हम प्री फिल्ड रिटर्न की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके पहली बात तो आप ब्रोकर से स्टेटमेंट लेके वहां से आराम से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अब प्री फिल्ड का ये प्रावधान आया है, अब आपको कैपिटल गेन से संबंधित ट्रांजैक्शंस भी जब आप रिटर्न खोलेंगे, तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स हमें कह रहे हैं ये क्या जादू है कि कैपिटल गेन भी पहले से भरे हुए आ रहे हैं, इनको कैसे पता लग गया? तो किसी के मन में ये शंका है कि कैसे पता लगेगा। तो सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है इस पर, तो वो आपको अपने आप फील्ड दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आप अपने ब्रोकर से स्टेटमेंट लीजिए, उस स्टेटमेंट में बाकायदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आजकल ब्रोकर्स अलग अलग करके दिखाते हैं, वहां से आप अपने रिटर्न आराम से भर सकते हैं। 26 ए सिर्फ टीडीएस जिस पे कटता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन अब दूर हो गई होगी। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कोहली साहब, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन से ग्रोथ ऑप्शन में स्विच किया है तो क्या कहते हैं टैक्स के नियम। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सर, घर तो बढ़िया है, पर 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। 1 महीना क्यों, पूरे 11 महीने का ले ले। हा? आप मजाक कर रहे हो ना? शुरुआत किसने की? घर मेरा, फर्नीचर मेरा, और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना? nobroker.com। At Woodstock, we're extremely excited about India, Indian founders. We have made a very humble beginning by investing into few of them, but many more to come. And we are going to be driving the ecosystem and supporting Indian entrepreneurs for a decade to come. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by WazirX. नमस्कार एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, आपने पुणे में प्रोजेक्ट देखा, राइट? यस सर, नियर हिंजेवाड़ी जो आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे है, फ्यूचर में आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। बढ़िया सवाल है सर आपका कि एक इंडिपेंडेंट हाउस खरीदा जाए या फिर फ्लैट खरीदा जाए। इंडिपेंडेंट हाउस की कीमत अपार्टमेंट्स वगैरह से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपने जो प्रोजेक्ट देखा है वो एक शानदार और अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देगी और पीस ऑफ माइंड भी। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 126.70 पे खरीद है 500 शेयरों की, तो इनको क्या रुकना चाहिए? 115 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 140 से 150 तक का मूव भी देखने मिल सकता है। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? 10-20 पॉइंट उछाल पे बेचेंगे तो एक 100 पॉइंट कमा सकते हैं। 6000 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रहे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। खरीदारी की राय है, टारगेट 95 का है और स्टॉप लॉस 88 पे लगा के आप चल सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु
और आपकी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें और फिर उनका जवाब दें, उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर कई सारे सवाल कई बार उठते रहते हैं, लोगों में काफ़ी उलझन होती है। वो मुद्दा है ब्याज से होने वाली आमदनी को लेकर के। कई लोगों को फिक्स डिपॉजिट से आमदनी होती है, कई लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट के ब्याज से आमदनी होती है, तो कई लोग लोन दे के रखते हैं, उनके ब्याज से आमदनी होती है। तो इन सब पे नियम क्या कहता है टैक्स का और टीडीएस का? थोड़ा सा विस्तार से समझाइए इसको। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण, वाकई ये इंटरेस्ट जो जगह जगह से इंटरेस्ट आता है, ये वाकई करदाता के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब मैं उदाहरण के तौर पे 3-4 आपने जो नाम लिए उसमें एक आध जोड़ के और बता देता हूँ। सेविंग्स अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट आपको आ रहा है, वो उस पर टीडीएस नहीं होता है, परंतु वो टैक्सेबल पूरा होता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्पशन दी गई है 50,000 तक, पर बाकी जो है वो बाकी लोगों के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल है। अब अगर एफडी पे आ रहा है तो एफडी पर टीडीएस कटेगा, और 40,000 से ऊपर है तो बाकायदा कटेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 है। तो लोग समझते हैं कि टीडीएस नहीं कटा तो इस पे इंटरेस्ट नहीं देते। दूसरा, आपने मान लीजिए किसी रिश्तेदार को लोन दिया है और वहां से भी ब्याज आ रहा है, तो उस पर टीडीएस भले ही ना कटे, पर इंटरेस्ट वो टैक्सेबल है। और आखिर में लक्ष्मण, जो इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आता है वो भी तो इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आ रहा है तो ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, पर हम करदाताओं को ये बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को, कि ये बाकायदा टैक्सेबल होता है। उस पर टीडीएस भले ही ना कटे, पर आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको दिखाना पड़ता है। तो ये कंफ्यूजन होता है, कहीं लगता है टीडीएस है, कहीं लगता है टैक्सेबल है, कहीं लगता है टीडीएस नहीं। ऐसा मत मानिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है पैसा तो उस पर आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसका ध्यान रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो कोहली साहब ने बताया कि सेविंग अकाउंट के ब्याज से जो आमदनी होती है उस पर टीडीएस नहीं लगता है, टैक्स लगता है। जो एफडी से होता है उस पर टीडीएस लगता है। तो ये सारी चीजें का आपको बारीकियों का ध्यान रखना होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल साथ में जोड़ दूंगा कोहली साहब की, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जो ब्याज से आमदनी होती है, क्या उनके ब्याज पर भी टैक्स देना पड़ेगा या फिर उनके पास कुछ रास्ता है बचाने का, क्योंकि वो ब्याज पर काफी ज्यादा टिके रहते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए 206A भी आया था, हमने कुछ कार्यक्रम पहले इसको डिस्कस भी किया था कि उसमें अब जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनको डबल रेट से टीडीएस कटेगा। तो हमारे जो वरिष्ठ टैक्स पेयर्स हैं जो कि टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, कई कारणों से नहीं करते, तो कुछ बैंकों ने उनका डबल टीडीएस काटना शुरू कर दिया क्योंकि वो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। उनके लिए हम ये सलाह देंगे लक्ष्मण कि वो अपने निवेश को बजाय बैंक की एफडी के जो टारगेटेड मैच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड होते हैं, या पोस्ट ऑफिस के जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, वहां टीडीएस नहीं कटता है। क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को ये दिक्कत आ रही है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते और उल्टा डबल रेट से वो टीडीएस कट के आ जाता है, 50,000 से ऊपर हो अगर तो ये उनके लिए एक रास्ता बनता है अपने निवेश को स्विच करने का। तो बिल्कुल ब्याज से अगर आपकी आमदनी हो रही है तो इन सारी बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पास ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स बचाने के भी कई सारे रास्ते हैं, जैसा कि कोहली साहब ने आपको बताया। चलिए वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। बिहार के मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोन कॉल पर हैं नवनीत प्रसाद जी। नवनीत जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैंने टैक्स सेविंग स्कीम ELSS में 2009 से जमा कर रहा हूँ। उसका मैच्योरिटी 3 साल का लॉकअप पीरियड है, वो खत्म हो चुका है। क्या भाई वो अभी डिविडेंड ऑप्शन में है? ओके, उसको मैं अभी इस साल 221 में उसको ग्रोथ में उसको ट्रांसफर स्विच ओवर करना चाहता हूँ, क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? देखिए बहुत लोग ये करते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन से लेके ग्रोथ ऑप्शन में, ग्रोथ ऑप्शन से लेके डिविडेंड ऑप्शन में। तो आपने डिविडेंड ऑप्शन पूरा कर लिया, 3 साल पूरे हो गए उसके, तो टैक्सेबल जो आपने मिनिमम पीरियड था ELSS का वो पूरा किया। पर हम जो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप स्विच करते हैं, मतलब उसी म्यूचुअल फंड में आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा रहे हैं, तो पहला कदम आपका रिडेम्पशन माना जाएगा। मतलब जो पहली स्कीम थी वो समाप्त हो गई, दूसरी स्कीम में आपने री एंटर किया। कहने का अर्थ यह है कि आपको जब आप दोबारा ग्रोथ स्कीम में लगाएंगे रिडेम्पशन के बाद, तो आप फिर से उसको 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख की, उसके अंतर्गत उसका लाभ उठा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप जिस मंशा से पूछ रहे हैं वो मंशा मैं समझ के आपका फायदा है।